Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll be studying the topic of ptosis और इसको हम ब्लेफरोटोसिस भी कहते हैं क्योंकि हम ब्लेफरो का वर्ड आईलिड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो टोसिस इज सिंपली एन एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, इसको हम एबनॉर्मल लो पोजीशन ऑफ अपर आईलिड भी कहते हैं। हमने जो टोसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है तो हमने क्लासिफिकेशन करनी है टोसिस की, इसके जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है और इसके लिए जो मैनेजमेंट ऑप्शन है वो पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा, अगर क्लासिफिकेशन की जाए टोसिस की तो इट कैन बी कॉन्जेंटल और इट कैन बी एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड की फिर फर्दर 4 कॉजेज है: न्यूरोजेनिक टोसिस, मायोजेनिक टोसिस, एपिन्यूरोटिक टोसिस एंड मैकेनिकल टोसिस। कॉन्जेंटल टोसिस की पहले बात कर लेते हैं। सो इट इज़ कॉज्ड बाय मैल डेवलपमेंट ऑफ द मसल में हम यहाँ सुपेरियर लिवेटर मसल की बात करें जो कि अपर आईलिड का मसल है। ठीक है, लिवेटर सुपेरियोरस। तो या तो उसकी मैल डेवलपमेंट है या उसके टेंडन की मैल डेवलपमेंट है या उसकी नर्व सप्लाई की एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो मसल, इट्स टेंडन और नर्व सप्लाई मैल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्जेंटल टोसिस। अब कॉन्जेंटल टोसिस में भी फर्दर वेराइटीज़ आती हैं हमारे पास। एक तो सिंपल कॉन्जेंटल टोसिस है जिसमें यूनिलेटरल भी हो सकती है, टोसिस बायलेटरल भी हो सकती है। इसमें हमें स्किन आईलिड जो स्किन आईलिड क्रीज है वो एब्सेंट मिलते हैं, एज इन दिस केस यू कैन सी देयर इज नो आईलिड क्रीज, राइट। जो टोटिक आईलिड होगी इट इज़ हायर देन नॉर्मल इन डाउन गेज ड्यू टू पुअर रिलैक्सेशन लिवेटर मसल। तो एक तो वो वैसे ड्रूप कर रही हो, लेकिन जब डाउन गेज कराएंगे पेशेंट की तो वो थोड़ी हायर होगी देन द नॉर्मल लेवल, क्योंकि उस जो रिलैक्सेशन है लिवेटर मसल की वो भी अब नॉर्मल है। लेकिन और जो साथ में लिवेटर का फंक्शन होगा ना वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि इससे मोस्टली जो मसला होता है ना वो मैल डेवलपमेंट ऑफ लिवेटर मसल में होता है। ठीक है, इसलिए उसकी रिलैक्सेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही और डाउन गेज पे वो हायर देन नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल कॉन्जेंटल टोसिस पहली वैरायटी है कॉन्जेंटल टोसिस में। सेकंड वैरायटी इज मार्कस गन जॉ विंकिंग प्यूपल, मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस, राइट। इसको हम कॉन्जेंटल सिनकाइनेटिक टोसिस भी कहते हैं। इसमें होता ये कि एबनॉर्मल नर्व सप्लाई होती है बिटवीन द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन एंड द लेवेटर सुपेरियोरस मसल। और ये 5% ऑफ ऑल कॉन्जेंटल टोसिस में एक ये एग्जाम्पल मिलती है मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस की या कॉन्जेंटल सिनकाइनेटिक टोसिस की। और इसमें रिट्रैक्शन होती है टोटिक आईलिड की विद जॉ मूवमेंट ड्यू टू मिस डायरेक्टेड क्रॉस इनर्वेशन बिटवीन द ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है, एंड द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो जिसने मसल ऑफ मैस्टिकेशन सप्लाई करना था मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी क्रॉस इनर्वेशन हो जाती है विद द नर्व जिसने लिवेटर मसल को सप्लाई करना, दैट इज ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, इसमें ये होगा कि जब पेशेंट अपना माउथ ओपन करता है तो उसकी जो आईलिड है वो ओपन हो जाती है, ओपनिंग ऑफ आइज होती है ऑन ओपनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, और इस तरह अदरवाइज जो आई होती है वो ड्रूपिंग पोजीशन में रहती है, आईलिड ड्रूपिंग पोजीशन में रहती है। जैसे ही वो अपना माउथ ओपन करता है उसको वो उसकी आईलिड भी ऊपर हो जाती है, एज इन दिस केस एज यू कैन सी कि वैसे ड्रूपिंग आईलिड है, जैसे उसने मुंह खोला आईलिड ऊपर चलेगी। तो दैट इज मार्कस गन जॉ विंकिंग पीपल, और इसी को हम कॉन्जेंटल सिनकाइनेटिक पीपल भी कह रहे हैं। जो थर्ड वैरायटी है कॉन्जेंटल टोसिस की, उसमें ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम आता है। ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम में 4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो उसमें टोसिस है, कॉन्जेंटल टोसिस होता है। सेकंड होता है ब्लेफरोफिमोसिस। ब्लेफरोफिमोसिस इज द डिक्रीज्ड इंटरपैल्पेब्रल डिस्टेंस। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस चाइल्ड, आपको नज़र आ रहा है कि इसकी मतलब आँख खुली इतनी रही है, जो उसका दोनों आईलिड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वही कम है, रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो इंटरपैल्पेब्रल फिशर जो होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड इंटरपैल्पेब्रल फिशर, ये इसको हम ब्लेफरोफिमोसिस कहते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें टेलीकैंथस है। टेलीकैंथस होता है जो डिस्टेंस होता है बिटवीन मीडियल कैंथाई होता है बोथ आइज़ का, वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। एज यू कैन सी कि इसमें जो दोनों मीडियल कैंथाई हैं ये बहुत ब्रॉडली प्लेस लग रहे हैं ना। सो इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल कैंथाई ऑफ द टू आइज इज कॉल्ड एज टेलीकैंथस। टेलीकैंथस की कंप्लेन होती है। इसके अलावा हमें एपिकैंथस इन्वर्सस मिलता है। जो एपिकैंथल फोल्ड है वो नॉर्मली अपर आईलिड से आ रहा होता है, बट इन दिस केस यू कैन सी कि जो एपिकैंथल फोल्ड है वो लोअर आईलिड से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इसको हम कहते हैं एपिकैंथस इन्वर्सस। तो ब्लेफरोफिमोसिस, कॉन्जेंटल टोसिस, टेलीकैंथस और एपिकैंथस इन्वर्सस, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम के। तो ये भी एक टाइप है कॉन्जेंटल टोसिस की। तो हमने कॉन्जेंटल टोसिस की तो बात कर लिया। अब हम एक्वायर्ड टोसिस की बात करते हैं। उसमें भी 4 वैराइटीज़ हैं हमारे पास। उसमें फर्स्ट वैराइटी इज न्यूरोजेनिक टोसिस। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू लीशन ऑफ द नर्व सप्लाई इन द अपर आईलिड, जिसमें ओकुलोमोटर नर्व की हमने बात की है। ठीक है, तो इसमें हम बात भी इसी की करते हैं थर्ड नर्व की पालसी हो जाए। इसमें कंप्लीट टोसिस होता है ड्यू टू लॉस ऑफ द लिवेटर फंक्शन। इट इज एसोसिएटेड विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओकुलर मूवमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ पीपल, क्योंकि थर्ड नर्व ने डायलेटेशन ऑफ पीपल को भी कंट्रोल करना होता है, पीपल के साइज को भी कंट्रोल करना होता है। तो हमें उस पेशेंट में टोसिस भी मिलेगी, साथ में हमें पीपल भी डायलेटेड मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स हैं वो भी डिटेंस्ड होंगे, क्योंकि ओकुलोमोटर नर्व ने ना सिर्फ लेवेटर सुपीरियरिस को सप्लाई करना था बल्कि दूसरे मसल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट को सप्लाई करना था ना। तो इसलिए हमें डिप्लोपिया की कंप्लेन भी आ सकती है, रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स होंगी और डायलेटेशन ऑफ पीपल होगी, और साथ में टोसिस होगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड नर्व पैल्सी। इसके अलावा और भी जो नर्व्स अफेक्ट करती हैं न्यूरोजेनिक टोसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज अ हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर
सिंड्रोम यू नो कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन अबनॉर्मल होती है या रिड्यूस्ड होती है। जब सिंपैथेटिक इनर्वेशन रिड्यूस होगी तो जिस आँख में टोसिस है उसी में इप्सिलेटल मायोसिस भी होगा, उसी आँख के साइड एनहाइड्रोसिस भी होगा और लोअर लिड की हमें एलिवेशन मिलेगी। मतलब यू कैन से इट ट्राइज टू कॉम्पनसेट फॉर द, मतलब उसको मैच करने की कोशिश करती है इंटरपैपिलर डिस्टेंस को। एनीवे तो न्यूरोजेनिक टोसिस हम दो वैराइटीज़ पढ़ी हैं, एक तो थर्ड नर्व पाल्सी आ जाती है, सेकंड आ जाती है हॉर्नर सिंड्रोम जिसमें नॉर्मल सिंपैथेटिक इनर्वेशन है और इसमें ना कंप्लीट टोसिस नहीं होता। थर्ड नर्व पाल्सी में कंप्लीट टोसिस होता है, तो हॉर्नर सिंड्रोम में पार्शियल टोसिस होता है, साथ में मायोसिस है, एनहाइड्रोसिस है और लोडेड एलिवेशन है। तो ये हमने दो वैराइटीज़ पढ़ ली हैं किसकी, न्यूरोजेनिक टोसिस की। देन आता है मायोजेनिक टोसिस। एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें मसल में मसला होता है, जो लिवेटर सुपीरियरस मसल है उसमें हमें एब्नॉर्मलिटी मिलती है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ द मसल और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिफेक्ट की बात करें तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट पता है, दैट इज मायसीनिया ग्रेविस। ठीक है, जिसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। इसमें यूनिलेटरल भी हो सकती है टोसिस, बायलेटरल भी हो सकती है, और जो टोसिस है वो फटीकेबल है और वर्स होती है इन द इवनिंग, और यूजली इसका डिप्लोपिया भी होता है क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनकी भी मूवमेंट कम हो रही होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब एज द टाइम प्रोग्रेसेस। ठीक है, इसके अलावा ऑकुलर थायरोपैथी भी होती है, तो टोसिस बायलेटरल एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्टेड ऑकुलर मूवमेंट्स विदाउट डिप्लोपिया। तो इसमें डिप्लोपिया कंप्लेन तो नहीं आती, इसमें जस्ट थायरॉइड ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटी की वजह से टोसिस होता है। ठीक है, अच्छा देन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होती है कि जो मसल्स है वही वीक हो रहा है। ठीक है, जो डिफरेंट हमने मसल डिस्ट्रोफीज पड़ी हुई है ना उसमें हो जाता है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस एक है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिफेक्ट है, ऑकुलर थायरोपैथी है जिसमें थायरॉइड ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटी है, देन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। ये तीनों कॉजेज है मायोजेनिक टोसिस के। देन आता है एपिनेरोटिक टोसिस, में मसल तो नॉर्मल है, तो मसल का एपिनेरोसिस है वो एब्नॉर्मल है, किसी वजह से उसकी डेहिसेंस हुई हुई है, डिसइंसर्शन हुई हुई है या स्ट्रेचिंग हुई हुई है लियोटस एपिनेरोसिस की। तो डेहिसेंस, डिसइंसर्शन या स्ट्रेचिंग, ये तीनों फैक्टर्स कॉज करते हैं एपिनेरोटिक टोसिस। इसमें फर्दर फिर टाइप्स हैं एपिनेरोटिक टोसिस, तो इन्वोल्यूशनल है या सेनाइल है कि एज रिलेटेड स्ट्रेचिंग हो जाती है ना एपिनेरोसिस की, लिवेटर सुपीरियरस की जो एपिनेरोसिस है उसकी एज रिलेटेड जो डिजनरेशन हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, डिसइंसर्शन हो सकती है, इसको हम कहते हैं सेनाइल टोसिस या इन्वोल्यूशनल टोसिस। ठीक है, इसके बाद सेकंड इज ट्रोमैटिक डिसइंसर्शन ऑफ लिवेटर एपिनेरोसिस, जो आफ्टर सर्जरी हो सकता है या आफ्टर सम एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव ड्यू टू ड्रग एक्शन ऑन एपिनेरोसिस, कोई ऑपरेशन किया, वो ड्रग दी जिसका एपिनेरोसिस पे वीकनिंग इफेक्ट था। ठीक है, तो उसको तो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग एक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रोमैटिक हो सकता है, इन्वोल्यूशनल सेनाइल हो सकता है। तो ये एपिनेरोटिक टोसिस की कुछ टाइप्स हैं, मतलब उसके कॉजेज हैं। ठीक है, अच्छा फीचर्स में ये होता है कि लेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। इसमें ये होता है कि स्किन आइलेट क्रीज होती है लेकिन ऐसा हायर लेवल होता है, यू कैन सी कि कंजेंटल टोसिस में तो स्किन आइलेट क्रीज थी ना, एब्सेंट थी, जबकि इन केस ऑफ एपिनेरोटिक टोसिस वो आइलेट क्रीज जो होती है थोड़े अपर लेवल पे होती है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर होनी चाहिए ना, जैसे अब नॉर्मल आइलेट की होती भी है तो ये थोड़े अपर लेवल पे इसकी आइलेट क्रीज आ रही होती है। बस यही है एपिनेरोटिक टोसिस की एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा मैकेनिकल टोसिस की बात की जाए अगर, मैकेनिकल टोसिस में कहते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज वेट ऑफ द अपर आईलिड। अब इंक्रीज वेट क्यों हो सकता है, एक तो अगर कोई आईलिड का ट्यूमर है लाइक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है उसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फ्लेमेशन है अपर आईलिड की लाइक कलेजियन में हो जाता है, लार्ज कलेजियन बना हुआ है, डर्मेटोकलेसिस होता है, तो इन्फेक्शन ऑफ द अपर आईलिड में, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपर आईलिड में, साथ में आईलिड ट्यूमर में, तो ये इसमें मैकेनिकल वेट जब ज़्यादा होता है आईलिड एज कैन से हेयर, तो उस पर भी टोसिस हो जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमने 5 वैराइटीज़ पढ़ ली हैं। यस, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज।